जुबैर बेहद परेशान था। उसकी बीवी फातिमा उस वक्त एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो चुकी थी। आंखों में आंसू भरे जुबैर शिकवा कुन नजरों से बस मुट्ठी भींच कर ही रह चुका था। देखो जुबैर, मैं जानती हूँ तुम्हारे भाई कभी भी हमें अपना हिस्सा नहीं देंगे और मैं इसी मर्ज में तड़पते हुए तुम्हारे सामने दम तोड़ जाऊंगी। अभी ये बात फातिमा की जुबान पर ही थी कि जुबैर ने तड़प कर उसे देखा। कहने लगा, मैं कुछ भी कर जाऊंगा लेकिन तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैंने आज ही अपने भाइयों को बुलाया है। मुझे यकीन है वो कभी भी मुझे इनकार नहीं करेंगे। फातिमा कहने लगी कि नहीं, मैं जानती हूँ वो लोग कभी अपना हिस्सा तुम्हें नहीं देंगे। फिर इस पैसे की खातिर भाई भाई की जान ले लेता है, भला वो क्यों अपने लाखों करोड़ों रुपए तुम्हें दे देंगे, और वो भी सिर्फ मेरे इलाज के लिए। जुबैर शाम का रहने वाला था और वहाँ उसके वालिद की टैंकर बनाने की फैक्ट्री थी। कारोबार बहुत अच्छा था, पैसे की रेल पेल थी। अपने बहन भाइयों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, इसलिए जब वालिद का इंतकाल हो गया तो उसे यही डर लाहक हुआ कि कहीं छोटे भाई अलैदा होने के बारे में बात ना करें। उसने वालिद के इंतकाल के बाद तमाम भाइयों को इकट्ठा किया और कहा कि हमारे वालिद ने हमें यही दर्स दिया है कि इत्तफाक में बरकत है। अगर हम सब भाई मिलकर इसी फैक्ट्री में मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह इसी से हमारे तमाम मामलात बन जाएंगे। लेकिन अगर हमने इस फैक्ट्री को बेचकर अलग अलग राह अख्तियार की तो यकीनन कोई भाई बहुत अच्छा कमा जाएगा और कोई बिल्कुल गरीब हो जाएगा। सब भाइयों ने जुबैर की बात पर इत्तफाक किया था। यूं जी जान से मेहनत की गई। सबके अपने अपने घर बन चुके थे और सबके ही घरों में खुशहाली का राज था। फातिमा जुबैर की चचाजाद थी। वालिद की जिंदगी में ही जुबैर की शादी फातिमा से हुई थी। शादी के 4-5 साल ही गुजरे थे कि फातिमा कैंसर में मुब्तला हो गई। जुबैर को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो बेहद परेशान हुआ था, क्योंकि जिस बीमारी में उसकी बीवी मुब्तला हो चुकी थी उसका इलाज फिलहाल मुमकिन था, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत थी। जुबैर से डॉक्टर ने कहा कि अगर बैरून मुल्क जाकर अपनी बीवी का इलाज करवाएंगे तो यकीनन वो सेहतयाब हो जाएगी। फातिमा को लगता था कि जुबैर के भाई कभी भी उसका साथ नहीं देंगे और वो अपना हिस्सा मांग लेंगे। जुबैर के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि फातिमा का मुकम्मल तौर पर इलाज हो सके, इसलिए वो मायूस होकर रह गई थी। लेकिन जुबैर को एक उम्मीद थी कि जिस तरह से उसने अपने छोटे भाइयों को संभाला था और बाप की फैक्ट्री को तरक्की दी थी, उसके भाई भी उसका साथ जरूर देंगे। कुछ ही देर में तमाम भाई जुबैर के घर पर इकट्ठे हो चुके थे। जुबैर ने फातिमा की सारी रिपोर्टें सामने टेबल पर रख दी और कहने लगा कि मेरी बीवी को कैंसर हो चुका है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसका मुकम्मल इलाज करवा सकूं, इसलिए मुझे ये फैक्ट्री मजबूरन बेचनी पड़ेगी। ये सुनकर तमाम भाई खामोश हो गए थे। छोटे भाई ने हिम्मत करके ये कहा कि देखो जुबैर, तुम जानते हो कि हम सबकी रोजी रोटी इसी फैक्ट्री से लगी हुई है। अगर ये बिक गई तो हम लोग क्या करेंगे। जुबैर कहने लगा कि मेरे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा अहम मेरी बीवी है। अब मैं इसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता, जबकि इसे मेरी बेहद जरूरत है। पैसा तो आनी जानी चीज है, लेकिन वो जिंदगी की साथी है। इस वक्त उस पर मुश्किल का वक्त आया है तो ये मुमकिन ही नहीं कि मैं उसे पल पल मरते हुए देखूं। ये बात सुनकर जुबैर से छोटे भाई उमर ने कहा कि तुम बेफिक्र रहो, हम तुम्हारा साथ देंगे। तुम इस फैक्ट्री को बेच दो और जितने पैसे भाभी के इलाज के लिए चाहिए तुम रख लो। हम थोड़े पैसों से ही काम शुरू कर लेंगे। लेकिन तुम्हारी बात ठीक है, भाभी का इलाज होना जरूरी है, वो भी इस स्टेज पर। हम लोग मायूस होकर उन्हें अपनी आंखों के सामने मरता देखें, ये बात हमें मंजूर नहीं है। रिश्तों का तकद्दुस तो कोई इन भाइयों से सीखता। जुबैर ने फैक्ट्री बेची और पैसों का बस एक हिस्सा अपने भाइयों को काम करने के लिए दिया और बाकी के सारे पैसे लेकर फातिमा को लेकर अमेरिका चला गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे उम्मीद तो दिलाई थी, लेकिन ये भी कहा था कि ये एक तकलीफ दे अमल है, ये तुम्हारी बीवी को सहना पड़ेगा और इस पर पैसा भी पानी की तरह बहेगा। जुबैर को किसी बात की भी परवाह नहीं थी। उसने कहा, जितना पैसा लगता है आप उसकी फिक्र ना करें, बस आप जल्द अज जल्द मेरी बीवी का इलाज शुरू कर दें। फातिमा का इलाज शुरू हो चुका था, लेकिन जब उसे कैंसर के जरासीम खत्म करने के अद्वियात और इंजेक्शन दिए जाते तो उसकी हालत बिगड़ने लगती और वो रोने लगती।
जुबैर पास बैठ जाता, उसका हाथ थाम कर कहने लगता, बस थोड़ा सा सब्र कर लो, बस इस तकलीफ के बाद तो खुशियां ही खुशियां होंगी, तुम ठीक हो जाओगी और हम वापस अपने घर चले जाएंगे। जुबैर को देखकर ये लगता था कि जैसे फातिमा जिस तकलीफ को सह रही है, वो ही तकलीफ वो भी महसूस कर रहा है। रात भर वो तहज्जुद में रोकर अल्लाह से फातिमा की लंबी उम्र और सेहत की दुआएं करता था। उसकी बचपन की मंगेतर थी, इसलिए दिल में शुरू से ही फातिमा के लिए मोहब्बत के जज्बात थे, जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ते चले गए थे। फिर शादी के मुकद्दस रिश्ते ने मजीद मोहब्बत को परवान चढ़ा दिया था। फातिमा दर से चीखती चिल्लाती तो जुबैर की जान ही निकल जाती थी। उसे तसल्ली देता कि बस थोड़ा सा सब्र और कर लो, ये वक्त इंशाअल्लाह गुजर जाएगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। दर्द की वजह से और कैंसर के इलाज की तेज अद्वियात की वजह से फातिमा के सर के सारे बाल उड़ने लगे थे। वो जिस कदर हसीन थी, उसका सारा हुस्न आहिस्ता आहिस्ता बीमारी की वजह से खत्म हो चुका था। सर पर बाल न होने के बराबर थे। बीमारी की वजह से रंग बिल्कुल जर्द पड़ चुका था। आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे। सेहत बहुत ज्यादा गिर चुकी थी। वो हड्डियों का ढांचा लगने लगी थी। जब खुद को आईने में देखती तो फूट फूट कर रोने लगती। कहने लगी, जुबैर, मेरी सारी खूबसूरती खत्म हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी। लेकिन जुबैर उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर कहता, मेरे लिए तुम अब भी उतनी ही खूबसूरत और प्यारी हो जैसा कि दुल्हन बनकर मेरे घर पर आई थी और दोबारा भी हो जाओगी। बस तुम हिम्मत मत हारो। बड़ी मुश्किल से वो वक्त कटा था। इस 2 साल के अरसे के बाद फातिमा कैंसर जैसे मर्ज से सेहत याबी पा चुकी थी और सेहतमंद भी होने लगी थी। जब वो शाम वापस आए तो जुबैर का पैसा तकरीबन खत्म हो चुका था। उसके पास इतना पैसा भी ना था कि वो अपना घर ही खरीद सकता, लेकिन उसके भाइयों ने उसे अपने घर का एक पोर्शन दे दिया था। कहने लगे कि जब तक जुबैर तुम चाहो यहाँ रह सकते हो। जुबैर कहने लगा कि मैं बिल्कुल खाली हाथ हो चुका हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि कारोबार को दोबारा से शुरू कर सकूं। ये बात सुनकर उमैर ने कहा कि तुम्हारा और हमारा काम अलग नहीं है। जब तुमने अब्बा के साथ फैक्ट्री में काम संभाला था तो हम छोटे थे। तुमने ही मेहनत करके फैक्ट्री का काम आगे बढ़ाया था और हमें भी सिखाया था। अगर आज तुम्हें जरूरत है तो फिर हम क्यों तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हम सब भाइयों ने मिलकर एक ही फैक्ट्री लगाई है और इन 2 सालों में हम लोग अच्छी तरह तरक्की कर चुके हैं। ये कहने के बाद उसने कहा कि कल से तुम भी इसी फैक्ट्री में आ सकते हो। जुबैर की आंखें आंसुओं से लबरेज हो चुकी थीं। उसने अपने छोटे भाई उमैर को सीने से लगा लिया। कहने लगा कि अल्लाह हम सबकी मोहब्बत और इत्तेफाक में ऐसी ही बरकत डाले रखे। जिंदगी दोबारा अपनी रविश पर चलने लगी थी। लेकिन जुबैर को फातिमा बड़ी चुप चुप सी लगने लगी थी। अब वो जुबैर से ज्यादा बातें नहीं करती थी, न जाने किन ख्यालों में खोई रहती थी। जुबैर ने उसे कहा भी कि उसकी बीमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अब वो ठीक है, इसलिए पिछली बातों को भूल जाए। चंद महीनों में ही फातिमा की सेहत दोबारा से अच्छी हो गई थी। उसका रंग रूप सब कुछ वापिस आ गया था। लेकिन एक बार जो बात फातिमा ने जुबैर से कही, जुबैर तो सोच भी नहीं सकता था कि वो फातिमा के मुंह से कभी ये भी सुनेगा। जुबैर खाना खा रहा था कि जब फातिमा किसी गहरी सोच में गुम थी। जुबैर ने कहा कि तुम क्या सोचती रहती हो, मुझे बताओ। लेकिन फातिमा ने नफी में सर हिला दिया। लेकिन जब वो रात को सोने के लिए कमरे में गए तो फातिमा कहने लगी कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जुबैर कहने लगा कि मैंने भी महसूस किया है जैसे तुम बहुत परेशान हो। मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। जब तक हम एक दूसरे से अपनी परेशानी शेयर नहीं करेंगे तो कैसे उसका हल निकलेगा। वो कहने लगी कि जुबैर, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। अल्फाज थे या किसी ने जुबैर के पाँव के नीचे से जमीन ही खींच ली थी। वो समझ ही नहीं सकता था कि उसकी बीवी कभी उसे ये भी कह सकती है। वो जितना हैरान होता उतना कम था। हैरत से जुबैर कहने लगा कि तुम क्या कह रही हो, होश में तो हो। जुबैर का लहजा पहली बार फातिमा से बुलंद हुआ था। वो सोच भी नहीं सकता था कि फातिमा कभी ऐसी बात भी कह सकती है। फातिमा रोने लगी थी। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मुझे जबरदस्ती तुम्हारे साथ ब्याह दिया गया। मैं बहुत पहले तुम्हें सब बता देना चाहती थी, मगर कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला हो गई। कुछ अरसा पहले ही वो लड़का मुझे दोबारा नजर आ गया है। मुझसे फोन पर बातें करता है, यहाँ तक कि उसने मेरी खातिर शादी नहीं की। अगर मैं उसकी ना हो सकी तो दोबारा से कैंसर में मुब्तला हो जाऊंगी
اور وہ بھی میری خاطر مر جائے گا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، یہ رشتہ بوجھ لگنے لگا ہے مجھے، اس رشتے سے آزادی چاہیے۔ یہ سن کر تو زبیر کا فشار خون بلند ہوا تھا، کہنے لگا تم پاگل ہو گئی ہو، میں تمہیں کسی بھی صورت طلاق نہیں دوں گا، تم میری بیوی ہو، میری بچپن کی منگیتر ہو، میری محبت ہو، میں نے ہر مشکل وقت تمہارے ساتھ کاٹا ہے، تم کیسے مجھ سے اتنی بڑی بات کہہ سکتی ہو؟ زبیر نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ زبیر کافی پریشان رہنے لگا تھا، یہ بات اس کے بھائیوں نے بھی نوٹ کی، اس سے پوچھنے بھی لگے مگر وہ ان کو کیا جواب دیتا کہ اس کی من چاہی بیوی اس سے طلاق مانگ رہی ہے۔ اس روز کافی لیٹ زبیر گھر گیا تھا، جو ہی فضول سڑکوں پر گھومتا پھر رہا تھا تاکہ اس کی بیوی اس سے ایک مرتبہ پھر طلاق کا مطالبہ نہ کر لے، مگر جب وہ گھر گیا تو اس کی بیوی تو جیسے اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ زبیر کے آتے ہی کہنے لگی تم مجھے ابھی کے ابھی طلاق دو، میں اب مزید تمہارے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی۔ یہ سن کر زبیر غصے سے پھٹ پڑا تھا، اس کا ضبط جواب دے گیا تھا، کہنے لگا کہ تم جو مرضی کر لو، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، تم میری بیوی تھی اور ہمیشہ رہو گی۔ ان کے شور کی آواز سن کر نچلے پورشن میں رہنے والا چھوٹا بھائی اور بھابھی اوپر آ چکے تھے، چند ہی لمحوں میں وہ ساری بات سمجھ چکے تھے۔ دیورانی نے فاطمہ کو سمجھانا چاہا مگر وہ سب سے ہی اکھڑ چکی تھی، وہ گھر ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ اگلے ہی روز نوٹس مل چکا تھا جس کے مطابق زبیر کو عدالت میں پیش ہونا تھا۔ زبیر تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فاطمہ ایک دم سے اس کے اتنے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ اس رات جب وہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھا تو سسک سسک کر رونے لگا تھا، یہی دعا کرتا رہا کہ میری بیوی پلٹ آئے، آخر کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں جو وہ میرے اس قدر خلاف ہو چکی ہے۔ چند روز تک کورٹ میں پیشی تھی، زبیر اپنے سبھی بھائیوں کے ساتھ کورٹ میں گیا تھا۔ کورٹ میں جاتے ہی اسے فاطمہ ملی جو کہ اپنے اسی عاشق کے ساتھ وہاں پر موجود تھی۔ جب کیس کی سماعت ہوئی تو زبیر نے طلاق دینے سے انکار کر دیا مگر فاطمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، رو رو کر جو باتیں عدالت میں کہیں وہ سن کر تو جیسے زبیر کو اپنی ساری محبت اور خلوص بے معنی سا لگنے لگا تھا۔ اسے تو بس اپنے کانوں میں فاطمہ کے الفاظ گونجتے سنائی دے رہے تھے جو وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر مجھ پر بہت ظلم کرتا تھا، مجھے ذہنی اور جسمانی اذیتیں دیتا رہا، اسی کی وجہ سے میں کینسر جیسی بیماری میں مبتلا تھی، اس کا بس چلتا تو مجھے مرنے کے لیے ہی چھوڑ دیتا، میں اس سے ہر حال میں طلاق چاہتی ہوں اور اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں۔ زبیر تو جیسے گنگ ہو چکا تھا، یہاں تک کہ کورٹ میں بیٹھے زبیر کے بھائی بول اٹھے تھے کہ بھابھی کیوں جھوٹ بول رہی ہو، اپنے بھائی کے کردار اور محبت کے ہم گواہ ہیں، کیا کچھ نہیں دیکھا آپ کی خاطر انہوں نے؟ مگر قاضی ان کو خاموش کروا چکا تھا۔ فاطمہ کو جب لگا کہ زبیر کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے تو اس نے اسی پل قرآن پاک منگوایا اور روتے ہوئے زبیر کو دیکھا۔ زبیر وہیں کھڑا شکوہ کن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اسے دیکھتے ہوئے پھر اس نے لرزتا ہوا ہاتھ قرآن پاک پر رکھ دیا اور پھر کہنے لگی کہ میں قرآن پاک کی قسم کھا کر کہتی ہوں میرا شوہر مجھ پر بہت ظلم کرتا تھا، اس نے جو کچھ بھی کہا یہ سراسر جھوٹ ہے، اگر میں سارے واقعے کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ چلی گئی تو یہ میری جان لے لے گا اور پھر میری لاش ہی اس کے گھر سے نکلے گی، میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، خدا کا واسطہ ہے قاضی صاحب مجھے انصاف دلوائیے گا، مجھے اس شخص سے طلاق دلوائیے۔ جب فاطمہ کو ایسا کہتے ہوئے دیکھا گیا تو قاضی بھی فاطمہ کے حق میں ہی فیصلہ سنانے لگا، نہ صرف زبیر کو طلاق دینے کا حکم دیا بلکہ بیوی پر تشدد و جبر کرنے پر بھاری جرمانہ بھرنے کو بھی کہا۔ فاطمہ وہاں سے جا چکی تھی جبکہ زبیر ساری رات کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا سوچتا رہا کہ آخر کہاں کمی رہ گئی تھی اس کی محرم محبت میں کہ فاطمہ کو ایک غیر محرم کے عشق نے اس کی محبت کا قتل کرنے پر مجبور کر دیا۔ بہرحال عدالت کا حکم تھا، اس نے گواہوں کے سامنے نہ صرف کاغذ پر دستخط کر کے فاطمہ کو طلاق دی بلکہ زبان سے بھی بڑی مشکل سے فاطمہ کو طلاق دے کر اتنا بولا تھا کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر تمہیں میری محبت یاد آئے گی اور پھر تم چیخ چیخ کر مجھے پکارو گی مگر میں نہیں آؤں گا۔ اتنا کہہ کر زبیر آنکھیں صاف کرتا ہوا جا چکا تھا۔ جرمانے کی رقم ادا کرنے میں ابھی 2 ہفتے باقی تھے، سارا پیسہ تو فاطمہ کے علاج میں خرچ ہو چکا تھا، اب دوبارہ بھائیوں کے آگے ہاتھ پھیلانا زبیر کے لیے شرمندہ کر دینے والا عمل تھا،
मगर अब पैसे तो हर हाल में अदा करने ही थे। वो सारी रात बैठकर सोचता रहा कि आखिर इस जुर्माने को कैसे अदा किया जाए। फिर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि उसके पास जो भी रकम मौजूद है उसमें कुछ भाइयों से उधार लेकर वो रकम डालेगा और फिर बगैर कोई मुआवजा लिए उनकी इस फैक्ट्री में काम करेगा। दरअसल ये फैक्ट्री उसके भाइयों की ही लगाई हुई थी, उसकी तो इस फैक्ट्री में एक पाई भी शामिल ना थी। उसने तो यही सोचा था कि भाइयों की फैक्ट्री में काम करके दोबारा से कुछ सालों में अपनी फैक्ट्री बनाएगा और फिर विरासत में मिली हुई फैक्ट्री का जो हिस्सा उसने अपने भाइयों का लेकर फातिमा के इलाज में लगाया था वो अपने भाइयों को वापस लौटा देगा। मगर वो तो जैसे कर्जे में ही डूबता जा रहा था। वो झिझकते हुए अपने भाई के कमरे की जानिब गया। जैसे ही वो दरवाजे पर दस्तक देता उसे अंदर से अपने भाई की बीवी की आवाज आई थी, जो अपने शोहर से कह रही थी कि जिस कदर भारी जुर्माना काजी साहब ने जुबैर भाई पर लगाया है अब वो भला कैसे अदा करेंगे। पहले भी उन्होंने हमारा हिस्सा खाकर अपनी बीवी पर लगा दिया। अरे ऐसी नाफरमान बीवी तो मर जाती तो अच्छा था। अब ये ना हो कि एक मर्तबा फिर वो हमसे पैसे मांगने आ जाएं। थोड़े बहुत हालात तो हमारे अब जाकर कहीं बेहतर हुए हैं। एक मर्तबा फिर ना आप ये सब कुछ बेचने लग जाना। ये अल्फाज सुनकर जुबैर तो जैसे टूट ही गया था। वो वहां से पलटने लगा मगर तभी उसे अपने छोटे भाई की आवाज आई, जो बड़े ही गुस्से से अपनी बीवी को डांट कर बोला था कि तुम होती कौन हो मुझे ऐसे मशवरे देने वाली। वो हमारे बड़े भाई हैं, बाप की जगह हैं। अरे हमें तो बिजनेस का और फैक्ट्री संभालने का रत्ती बराबर भी इल्म नहीं था। ये भाई ही थे जिन्होंने हमें तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाया, हमारा एक बाप की तरह ख्याल रखा। अगर तुम्हारे माँ बाप पर कोई परेशानी या मुसीबत आ जाएगी तो क्या तुम एक जानिब खड़ी होकर तमाशा देखोगी? नहीं ना। हमारे भाई हमारे माँ बाप की जगह हैं। अगर उन्होंने कहा तो हम अपनी ये फैक्ट्री भी बेचकर उन्हें दे देंगे, मगर उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देंगे। जुबैर ने जब अपने भाई के ये अल्फाज सुने तो उसका तो जैसे वजूद कांप कर रह गया था। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके भाई किस कदर उससे मोहब्बत करते थे, मगर वो अपने भाइयों के बोझ तले दबता चला जा रहा था। अगले ही रोज उसके भाई आए और सबने जुर्माने के पैसे जुबैर के हाथ पर रखे थे। जुबैर का सर शर्म से झुका था। कहने लगा कि फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों की एक एक पाई तुम लोगों को वापस कर दूंगा। उस पैसे से जुर्माना भरा गया, मगर अब जुबैर खाली हाथ हो चुका था। वो इस फैक्ट्री में काम तो करता था मगर पैसे न लेता। फिर भी भाई उसकी जरूरियात पूरी कर दिया करते थे। जब उसका एक दोस्त जो कि कतर में रहता था जुबैर से फोन पर राब्ता करके हालाते जिंदगी का पूछने लगा, जब उसे जुबैर की इस परेशानी का पता चला तो उसने जुबैर को कतर बुला लिया। कहने लगा कि तुम यहाँ आओ, हम यहाँ पर अपना काम शुरू करके सारे खसारे पूरे कर लेंगे। जुबैर ने भाइयों से मशवरा किया और यूं भाइयों को अलविदा कहकर वो कतर चला गया। उसका दोस्त भी उसके भाइयों जैसा ही था। चंद रोज तो उसने एक फैक्ट्री में काम किया कि जब एक रोज बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन जुबैर और उसके दोस्त से मिला। उनसे कहने लगा कि मैंने तो सुना था कि तुम शाम में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे, मगर फिर कुछ घरेलू मसाइल की वजह से तुमने सब कुछ बेच दिया। ये सुनकर जुबैर ने हाँ में सर हिलाया था। वो शख्स कहने लगा कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, मगर जो दिमाग तुम्हारे पास है वो हमारे पास नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हिस्सेदार बन जाओ। जो भी मुनाफा होगा हम पार्टनरशिप पर हासिल करेंगे। जुबैर को भी ऐसे ही सुनहरी मौके की तलाश थी। उसने दिन रात एक करके मेहनत करना शुरू कर दी और यूं वो फैक्ट्री दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगी। जैसे ही मुनाफा आना शुरू हुआ तो उसने फौरन अपने भाइयों को भी वहां पर बुला लिया। उसके सारे भाई वहीं आ चुके थे। उस फैक्ट्री के साथ ही उन चारों भाइयों ने दोबारा से अपने टैंकर्स की फैक्ट्री शुरू कर ली थी। उस फैक्ट्री से उन्हें इतना मुनाफा हुआ कि इतना तो उन्हें अपने मुल्क में रहते हुए भी नहीं हुआ था। वो 1000 गुना ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे। उनकी फैक्ट्री नंबर 1 पर आ चुकी थी। उसी के साथ ही जुबैर ने कई गरीब घरानों और अस्पतालों में माली मदद देना भी शुरू कर दी। एक मर्तबा वो मीटिंग के सिलसिले में सऊदी अरब आया था। जब उसने कैंसर के अस्पताल के बारे में चंदा इकट्ठे करने वालों से मुलाकात की, उसने कई लाख रियाल का चंदा उन सरतान के मरीजों के लिए दिया था। जब वो खुद उस अस्पताल में गया तो एक आवाज उसके कान से टकराई जो कि उसके कदम रोक चुकी थी। जुबैर मुझे माफ कर दो,
خدارا ایک دفعہ پلٹ آؤ، زبیر میں مر جاؤں گی، مجھے تمہاری ضرورت ہے، کاش تم پلٹ آتے۔ بے ساختہ اس کے قدم اس جانب جانے لگے۔ جیسے ہی پردہ ہٹایا تو سامنے فاطمہ ایک بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کی حالت تو پہلے سے بھی زیادہ بری ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ پھر سرطان نے اس سے جکڑ لیا تھا اور وہ کینسر کے آخری مراحل پر تھی۔ زبیر اس کے پاس کھڑا تھا۔ فاطمہ کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا سابقہ شوہر اس کے پاس کھڑا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہیں یہ خواب تو نہیں۔ فاطمہ نے جس شخص کی خاطر زبیر کو چھوڑا تھا اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ 10 سال بیت چکے تھے اور اس بیچ اس نے 3 بچوں کو جنم دیا تھا، مگر ایک مرتبہ پھر کینسر کے جراثیم مضبوط ہو کر اس پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ اس کا شوہر اسے خیراتی ہسپتال میں چھوڑ کر جا چکا تھا، بچوں کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا اور چند روز بعد طلاق کے کاغذات اس کی ٹیبل پر پڑے تھے۔ زبیر نے جب اس کی یہ داستان سنی تو بس گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اس کے پاس اپنا سب کچھ پہلے سے بھی 1000 گنا بڑھ کر واپس آ چکا تھا، مگر اس کی بیوی جو اسے ٹھکرا چکی تھی آج رو رو کر اسے پکار رہی تھی۔ چند روز بعد فاطمہ کا انتقال ہو گیا، مگر زبیر نے دوبارہ دوسری شادی نہیں کی۔